डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एपत्र फिजिक्स। आज हम लोग का टॉपिक्स है एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्त लॉ का पार्ट 2। आज हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके लिए उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम लोग आज निकालेंगे। Let us consider a straight wire conductor XY lying in the plane of paper carrying current I in the direction X to Y. Let P be a point at a perpendicular distance A from the straight wire conductor. The conductor can be considered made up of small current elements, and one such small current element is ideal at O. Let us R be the position vector of point P with respect to current element and theta be the angle between ideal and R vector. तो ये जो ऊपर में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है फॉर दिस, अगर हम इसको फिगर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ऐसे टाइप का एक फिगर डायग्राम आपको मिलेगा। जो एक current carrying straight conductor, there is the XY and current is flowing from X to Y. The value of the current is the I here, and we have to find out the magnetic field at any point. That point is the P, and it is a perpendicular distance A from the current carrying conductor. Therefore, CP is equal to A. अभी P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकलना है। बायट-सावर्त रूल से हम लोग को एक सिंगल स्मॉल एलिमेंट के लिए कितना वैल्यू होता है उसका फॉर्मूला पता है, लेकिन एक टोटल कंडक्टर के लिए कितना होगा ये हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है इसको हम लोग सोच सकता हूँ, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल करंट एलिमेंट्स, मतलब सेवरल करंट एलिमेंट से बना हुआ है। तो कोई एक पॉइंट, एनी पॉइंट में हम लोग एक करंट एलिमेंट लेते हैं। लेट अस सपोज दैट पॉइंट इज द O पॉइंट and that is at a distance L from the O. That means CO length is the L. CO length is the L. तो ये जो एक करंट एलिमेंट आइडियल, उसका मिड पॉइंट हम लोग O ले रहा हूँ, वेरी स्मॉल, तो भी एक मिड पॉइंट हम सोच सकता हूँ। यहाँ से जो R देख रहे हैं, R वेक्टर, दैट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. That means from the बायट-सावर्त law we can get the magnetic field at point P due to this current element, not the total current carrying conductor. तो इसमें आइडियल के लिए at point P कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये सबसे पहले हम निकालेंगे, फिर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। इसमें ये है जो आइडियल क्रॉस आर, जो हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डीवी एट दिस पॉइंट। ना डीवी इज द म्यू नॉट by 4 pi ideal cross r vector divided by r cube. In this case, r is the position vector, and you know always the origin of the position vector is the current carrying element, that is midpoint of the current element, और this angle is the theta. तो हम लोग जब आइडियल क्रॉस आर करते हैं तो वो जो है आइडियल क्रॉस आर के लिए जो क्रॉस होता है एक क्लॉकवाइज ऑर्डर में होगा। तो डीवी का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। क्यों ना हम लोग ये जो है जो करंट कैरिंग कंडक्टर पेपर का प्लेन में लिए हैं और पॉइंट पी भी ऑन द सेम ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर लिए हैं, तो वो दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। इन दिस केस परपेंडिकुलर एंड इनवर्स डीवी का जो डायरेक्शन होगा ये हम लोग बायट-सावर्त लॉ से मिलता है। तो बायट-सावर्त लॉ फिर से एक बार रिवीजन भी होते जा रहा है। व्हाट इज द बायट-सावर्त लॉ, आप इतना लिखोगे दैट इज द बायट-सावर्त लॉ। बायट-सावर्त लॉ किसके लिए ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू प्रोड्यूस्ड ड्यू बाय ए करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट। तो आइडियल इसमें एक एलिमेंट लिए, पहले हम लोग आइडियल के लिए निकालेंगे, फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे विथ प्रॉपर लिमिट, इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। तो इसमें आइडियल ये जो है ना, इट इज द मतलब वेक्टोरिकल फॉर्म ऑफ द बायट-सावर्त लॉ। इसमें दो चीज है, एक मैग्नीट्यूड भी है, साथ साथ डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कैसे पता चलता है अभी अभी बात की है हम लोग। आइडियल क्रॉस आर जो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल होता है उस हिसाब से होगा एट पॉइंट पी, दैट इज द इनवर्स। नाउ फ्रॉम दिस वी कैन राइट, हम लोग जो लिख सकता हूँ dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसमें आइडियल आर साइन थीटा होता है तो आर आर इसमें कैंसिल हो गया, नीचे आर स्क्वायर हो गया। तो हो गया एक के लिए। अभी देखिए तो हम लोग एक तो बायट-सावर्त लॉ का जो हम यूज करेंगे हम लोग, तो एक एलिमेंट के लिए मिला है तो हम लोग को क्या करना होगा, इसमें हम वी कैन कंसीडर द टोटल करंट कैरिंग कंडक्टर, इट इज मेड अप ऑफ सेवरल दिस टाइप ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। और यहाँ पर देखोगे
एलिमेंट कहीं भी ले लिया जाए, लेकिन जो डायरेक्शन होगा एट पॉइंट पी दैट इज द इनवर्स डायरेक्शन होगा। तो हम लोग इसमें इसीलिए इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन करना है, लेकिन ये जो है इसको हम जो इंटीग्रेशन करेंगे, आप अगर इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे, इसमें इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल ही है, वो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा ना, फॉर द डिफरेंट एलिमेंट देख लीजिए, यहाँ पर अगर एलिमेंट लेते हैं तो थीटा का वैल्यू कुछ होता है, यहाँ पर एलिमेंट लेते हैं थीटा का वैल्यू कुछ होता है, यहाँ पर एलिमेंट लेंगे तो थीटा का वैल्यू और कुछ होगा। एट द सेम टाइम फॉर द डिफरेंट एलिमेंट जो आर का वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं है, डीएल अपने आप एक वेरिएबल है। तो देयर आर 3 वेरिएबल्स इन दिस इक्वेशंस, एक डीएल एल वेरिएबल्स हो गया, फॉर द डिफरेंट एलिमेंट एल विल बी डिफरेंट, and for the different element theta will be different no doubtly, and for the different element r का वैल्यू भी डिफरेंट होगा। तो इसे हम इंटीग्रेशन लेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन किसका लिमिट लेंगे, इसे टाइप इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग एक जनरल रूल होता है, जैसे मोर देन वन वेरिएबल्स आ जाए सबको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए एक इक्वेशन को। टू गेट द टोटल मल्टीपल बी एट पॉइंट पी वी हैव टू इंटीग्रेट इक्वेशन 1। इंटीग्रेशन का कंडीशन यही है जो सबका डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम इंटीग्रेशन कर पा रहा हूँ एट पॉइंट पी। सब एलिमेंट के लिए जो मल्टीपल है उसका डायरेक्शन सेम है, इनवर्स है, इन दिस फिगर डायग्राम इनवर्स है ओवर द होल कंडक्टर। इसमें होल कंडक्टर जब इंटीग्रेशन करेंगे, वी एज वी मूव अलोंग द कंडक्टर द क्वांटिटी इज डीएल, मतलब एल का चेंज होगा तो डीएल भी चेंज होगा, मतलब एल चेंज होगा, एक एल वेरिएबल्स है थीटा एंड आर changes, that is there are 3 variables, to integrate we have to convert into single variable। तो ये जो है हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन करने बताया जा रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन हम अभी नहीं कर पाएंगे जब तक एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं किया जाए। कोई सिंगल वेरिएबल जो 3 वेरिएबल से कोई एक में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन इन दिस केस अगर हम लोग एक फोर्थ वेरिएबल लाए इंट्रोड्यूस किए तो ये इजी हो जाता है। इन दिस केस द फोर्थ वेरिएबल दिस एंगल इज द फाई। ये फिगर डायग्राम देखिए, एंगल को हम लोग फाई ले लिए, इट इज अनदर वेरिएबल, तो फाई विल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट एलिमेंट। तो एक्स पॉइंट में जो एलिमेंट है उसके लिए फाई का जो वैल्यू होगा लेट अस सपोज दैट इज द फाई 1, और वाई पॉइंट में जो लास्ट जो अंतिम एलिमेंट है उसके लिए जो एंगल होगा दैट एंगल इज द फाई 2, और फाई इज एनी एंगल। तो फाई एक वेरिएबल्स है, और ये जो जितना एल चाहे आर चाहे थीटा, ये तीन को अगर फाई का टर्म में हम कन्वर्ट कर पाएंगे तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है। इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब कोई भी एलिमेंट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक का चेंज नहीं होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस ऑलवेज दिस, अगर पूछा जाए इस एलिमेंट यहाँ पर एलिमेंट है इसके साथ पी का डिस्टेंस कितना है तो वो भी यही बताएंगे। यहाँ पर जो ओ है और पी के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना ना ये बताएंगे, ये इज द कांस्टेंट हियर। आई करंट सब एलिमेंट के लिए सेम, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। ये दोनों कांस्टेंट है, हम लोग के एक्सप्रेशन जो मिला है इसमें मिलेगा हम कांस्टेंट है। कौन कौन एंगल फिर हम लोग कंसीडर कर रहा हूँ ना, दिस एंगल सी पी ओ इज द फाई एंगल, दिस इज द यहाँ से यहाँ तक फाई 2 एंगल, यहाँ जो एलिमेंट होगा एक्स में जो एलिमेंट उसके लिए फाई 1 एंगल, और सी पी द ए, और सी ओ इसका वैल्यू होता है एल, दैट इज वेरिएबल फॉर द डिफरेंट एलिमेंट, एल विल बी डिफरेंट एंड आर ऑल्सो वेरिएबल्स। तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है देखा जाए। The integration becomes much easier if we express everything in terms of angle phi shown in the figure। ऐसा नहीं है, आप दूसरा थोड़ा बहुत मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कोई दूसरा को वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन इसमें फाई को वेरिएबल बनाने से हम लोग बहुत ज़्यादा फायदा होता है, इजी भी हो जाता है। उसमें जो फाई क्या लिया फिगर डायग्राम आप दिखा दिए, इट इज वन सी पी ओ, इट इज वन राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें से ये 90 डिग्री निकाल दीजिए तो थीटा प्लस फाई कितना होता है ना, दैट इज 90 डिग्री, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो थीटा प्लस फाई है 90 डिग्री होगा, तो साइन थीटा का हम लोग अगर हम लोग थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं तो फाई के टर्म में आ जाएगा। हम लोग डीएल का भी फाई के टर्म में लाना होगा, आर को भी फाई के टर्म में लाना होगा, और जो कॉन्स्टेंट उसके साथ इन्वॉल्व है। तो इसमें जो एंगल देख रहे हैं थीटा प्लस फाई जो 90 डिग्री, जो राइट एंगल ट्रायंगल इसमें हम लोग ऊपर में देखा है आपको, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री माइनस फाइव। तो साइन थीटा कितना होगा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस फाइव, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस फाइव कितना होता है, कॉस ऑफ फाइव होता है। तो एक साइन थीटा का हम लोग फाइव का टर्म में कन्वर्ट कर दिया, साइन थीटा इधर कॉस फाइव होगा। अभी कॉस ऑफ फाइव इज इक्वल टू अगेन वी कैन राइट ए बाई आर। यहाँ पर देख लीजिए कॉस ऑफ फाइव अगर हम लिखते हैं तो कॉस ऑफ फाइव होगा ए डिवाइड बाई आर, हम लोग लिखेंगे। फ्रॉम दैट वी कैन राइट, हम लोग लिख सकता हूँ तो आर इक्वल टू ए बाई कॉस ऑफ फाइव,
ए इज द कांस्टेंट, पहले बताइए ए इज द कांस्टेंट फॉर ऑल एलिमेंट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिमेन सेम। तो आर का वैल्यू डिफरेंट होगा वो, तो आर का जो है ना वो भी फाइव का टर्म में निकल कर है। इसमें हम लोग आर इजकल टू ए सेक ऑफ फाइव भी लिख सकता हूँ। दूसरा बात हो गया उसी ट्रायंगल में देखिए tan ऑफ फाइव इक्वल टू एल बाई ए, tan ऑफ फाइव यहाँ पर देख लीजिए tan ऑफ फाइव इजकल टू एल डिवाइडेड बाई ए, tan ऑफ फाइव इजकल टू एल डिवाइड बाई ए। तो tan ऑफ फाइव अगर एल डिवाइड बाई ए होता है तो इससे मैं लिख सकता हूँ एल इजकल टू ए tan ऑफ फाइव, ये इज द कांस्टेंट। अभी दोनों साइड को डिफरेंशिएट करते हैं, dl बाई डी फाइव, dl बाई डी फाइव डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, ए सेक स्क्वायर थीटा होगा, tan फाइव होगा। tan ऑफ फाइव जो है ना उसका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर फाइव। तो इसके बाद dl कितना होगा ना, dl इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव। ये जो हम लोग काम कर रहा हूँ, एक स्टेप क्यों कर रहा हूँ ना, हम लोग का जो इक्वेशन इसको इंटीग्रेशन करना है, इक्वेशन में देयर आर थ्री वेरिएबल्स, तो तीनों वेरिएबल्स को हम लोग एक फोर्थ वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कोई इंटीग्रेशन में मोर देन वन वेरिएबल्स होता है तो हम लिमिट किसका लेंगे, इंटीग्रेशन हो नहीं पाता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया जाता है। तो एक मेथड है जिसमें हम लोग फाइव को एक फोर्थ वेरिएबल ले लिए, एंड नाउ वी कैन राइट dl sin of theta and r in terms of the phi with some constant। तो ये सब के वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करते हैं। जो इक्वेशन था हम लोग को म्यू नॉट बाई 4 पे आइडियल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आई तो इतना तो कांस्टेंट है सब एलिमेंट के लिए, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है। लेकिन इसमें डीएल का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे ना, डीएल का वैल्यू हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। उसके बाद साइन ऑफ थीटा के बदल हम लोग कॉस ऑफ फाई लिखेंगे। देखो कैसे चेंज होते जा रहा है। और आर स्क्वायर के बदल लिखेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर फाई। कॉस स्क्वायर फाई ऊपर में लिखोगे तो सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर फाई सेक स्क्वायर फाई कट जाएगा इसमें, और इसमें एक एक कट जाएगा। अल्टीमेटली इसमें जो कॉस ऑफ फाई बचता है यार डी फाई होता है। तो डी वी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइड बाई ए कॉस ऑफ फाई इंटू डी फाई। तो ये जो है ना, अभी जो इक्वेशन हम लोग इसको रीराइट किए हैं, इसको इंटीग्रेशन करना था, बार बार बताते जा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन करने में। तो हम लोग सब एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट किए, एंड दैट वेरिएबल इज द फोर्थ वेरिएबल, दैट इज एंगल द फाई। तो उसी के टर्म में अभी आ गया, देखिए इसमें फाई डी फाई मतलब अदर ऑल अदर क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन द इक्वेशंस, दीज आर द कांस्टेंट फॉर ऑल एलिमेंट्स। अभी इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई का इंटीग्रेशन करेंगे, एक डेफिनेट इंटीग्रल होगा एक्स टू वाई, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसमें हम लोग लिमिट लेंगे, तब कितना होगा, तो एक से जहाँ पर एलिमेंट है तो उसको हम लोग वहाँ से स्टार्ट करके वाई तक पहुँचते हैं। तो इसमें हम लोग लेंगे जो ए एंगल है फाई का, जो फाई वन से लेकर के फाई टू तक, एट पॉइंट सी अगर ये एलिमेंट सी पॉइंट में आ जाए तो उसके लिए फाई का एंगल जीरो होता है। फिर इधर बढ़ते रहता है, इधर भी जाकर फाई का वैल्यू बढ़ते रहता है। जहाँ बीच में ऐसे जीरो होता है ना, उसमें जब लिमिट लेते हैं हम लोग, लोअर लिमिट को हम लोग नेगेटिव लेते हैं और अपर लिमिट को पॉजिटिव लेते हैं। ये मैथ्स का जो है आप लोग कैसा इंटीग्रेशन मिलेगा फिजिक्स में, मैथ्स में। जहाँ बीच में जीरो आ रहा है, यहाँ पर फाई का वैल्यू जीरो आ रहा है, फाई वेरिएबल हो गया। तो फाई का लोअर लिमिट हम लोग जब फाई वन लेंगे, एक्चुअली इन प्लेस ऑफ फाई वन वी हैव टू टेक माइनस फाई वन, क्योंकि धीरे धीरे घटते घटते जीरो हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते फाई टू हुआ। तो इसमें जो लिमिट होगा, लोअर लिमिट विल बी माइनस फाई वन एंड अपर लिमिट विल बी प्लस फाई टू। इसमें जो अपर लिमिट होगा दैट इज द प्लस फाई टू, देखो लिमिट। तो हम लोग जो करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी ड्यू टू द करंट थ्रू द होल स्टेट कंडक्टर एक्स वाई कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इंटीग्रेटेड इक्वेशन नंबर 5 within the limits minus phi 1 and plus phi 2। तो माइनस पाई वन और प्लस पाई टू थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्यों होता है, बीच में जीरो हो गया तो माइनस से प्लस तो कैसा लिमिट लिया जाता है। तो इसमें माइनस फाइव वन टू प्लस फाइव टू डीबी, अभी डीबी के वैल्यू पुट कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ फाइव जो मिला था हम लोग को, इधर इक्वेशन नंबर जो मिला था इक्वेशन नंबर 5। तो इसमें डीबी का वैल्यू हम लोग इंटीग्रेट करेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, दीज आर कांस्टेंट कॉस ऑफ फाई डी फाई माइनस फाइव वन टू प्लस फाइव टू तक। अभी ये जो है ना, ये तो बाहर निकल गया जितना कांस्टेंट था, अभी ये बचा है कॉस ऑफ फाई इंटू डी फाई। लिमिट कहाँ से होगा ना, माइनस फाइव वन से लेकर प्लस फाइव टू तक हो गया इसका लिमिट। तो कॉस ऑफ फाई का इंटीग्रेशन यू नो दैट इज द साइन ऑफ फाई, प्लस साइन ऑफ फाई होता है कॉस ऑफ फाई का, डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन और इसमें इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन। इसमें मिस्टेक नहीं कीजिएगा, प्लस साइन है। तो इसमें प्लस साइन हो गया, इसकी इंटीग्रेशन लोअर लिमिट हो गया माइनस फाइव वन, अपर लिमिट हो गया प्लस फाइव टू। इसके बाद हम जब इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा जो हमको टारगेट था, व्हाट विल द मैग्नेटिक फील्ड। बट द इक्वेशन इट इज इन टर्म्स ऑफ द फाई, एक फोर्थ वेरिएबल आ गया, फाई के वैल्यू जानोगे तभी हम कर पाएंगे। तो इसमें क्या हो गया ना, बीच का लो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ
5/2 माइनस साइन ऑफ माइनस ऑफ I1, तो माइनस साइन में क्या होता है, माइनस बाहर निकल के आ जाता है तो प्लस हो जाता है, इट इज द फॉर्मूला। लेकिन तो भी हम इस फॉर्मूला को ज़्यादा यूज करेंगे, क्योंकि एक बार इसमें प्लस कर दिए फिर दोबारा कोई लिमिट में यहाँ माइनस पुट करोगे तो फिर माइनस हो जाएगा, माइनस नहीं अल्टीमेटली प्लस ही होगा, दोनों ऐड होगा। इसलिए ये फॉर्मेट को याद रखिएगा तो बेटर है। इसमें माइनस मतलब ये मिस्टेक नहीं होगा, जो एक माइनस पुट करे तो माइनस माइनस ऑटोमेटिकली यहाँ प्लस हो जाएगा। क्या चीज़ है, इक्वेशन आपको समझ में आ जाएगा तो इक्वेशन को आप याद रखिएगा। लेकिन लिमिट पुट करने के टाइम फिर इसमें माइनस पुट कीजिएगा तो माइनस होगा, माइनस नहीं होता, दोनों ऑलवेज ऐड ही होता है। यहाँ पर माइनस नहीं होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन किया जा रहा है, ऐड ही होगा दोनों कैसे। अभी ये जो डेरिवेशन आया है, हम लोग डेरिवेशन जो किए हैं, क्या डेरिवेशन हुआ है ना, मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए ना, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। कहाँ पर एट ए पॉइंट पी, कहाँ पर है वो पी पॉइंट ना, एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस ए फ्रॉम द करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। स्पेशल केस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन से भी। व्हेन द कंडक्टर एक्स वाई इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, मतलब यहाँ से आपको इन्फिनिटी चला गया, and the point P lies near the center of the conductor, सेंटर का आसपास है इन्फिनिटी लेंथ। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर है, इधर भी इन्फिनिटी चला गया, इधर भी इन्फिनिटी चला जाए, करंट आई जा रहा है। तो करंट जब आई जा रहा है तो आप देखोगे इसमें लिमिट क्या क्या हाल होगा, इसमें अपर लिमिट कितना लेंगे, लोअर लिमिट कितना लेंगे। जितना ये जो है ना, ये फाई जो है ना, फाई के लिमिट की हम बात कर रहा हूँ, इस एलिमेंट यहाँ पर होगा तो फाई का वैल्यू कुछ होगा। धीरे धीरे जब जितना दूर में हम लोग करंट एलिमेंट कंसीडर करेंगे, इतना ही फाई का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जब इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी के साथ ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन की बात कर रहा हूँ, ये लाइन धीरे धीरे पैरेलल बन जाएगा। जब इन्फिनिटी पॉइंट में कोई हम लोग एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो ये पैरेलल हो जाएगा, तो दिस एंगल कितना होगा, फाई टू हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली मान लीजिए यहाँ पर एलिमेंट है, दैट इज द फाइव, थोड़ा दूर में एलिमेंट होगा यहाँ पर, तो फाइव बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते आते इन्फिनिटी होगा, तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन ग्रेजुअली बिकम्स पैरेलल, एंड नाउ फाई वन दैट विल बी 90 डिग्री। ये जो है ना, इसमें आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज होने लगता है स्टूडेंट को, 90 डिग्री कैसे हो रहा है, फाई के वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, बीच में जीरो होता है, फिर बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री होता है, इसमें बीच में जीरो होता है, फिर बढ़ते बढ़ते इधर 90 डिग्री होता है। तो लोअर लिमिट हम लोग कितना लेंगे ना, माइनस 90 डिग्री, और अपर लिमिट लेंगे कितना ना, 90 डिग्री। तो इसमें इसमें माइनस 90 डिग्री मतलब यहाँ माइनस प्लस हो गया, तो साइन 91 होता है, इधर 91 है तो 2 होगा, मतलब ये ऐड हो जाएगा अल्टीमेटली, ये याद रखोगे। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए करंट कैरिंग कंडक्टर स्टेट कंडक्टर के लिए जब इनफाइनाइट लॉन्ग होता है, तो बीचों बीच कोई एक पॉइंट उसका आसपास मिडिल पॉइंट इनफाइनाइट का जो भी है, तो उसका आसपास जो कोई एक पॉइंट पी लिया जाए जिसका पर्टिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए, 2 को काटोगे तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई ए। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला हम के लिए हम इतना मेहनत किए हैं, फॉर्मूला हम लोग बार बार यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वेरी लॉन्ग और इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द कंडक्टर, एनी पॉइंट में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना होगा। हम इंग्लिश में इसको डिराइव करते हैं कितना होगा, ये वाला है। फिर एम्पियर सर्कुलर लॉ से डिराइव करेंगे, लेकिन एम्पियर सर्कुलर लॉ डिराइव करने के टाइम ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। इसीलिए ये जो है ओरिजिनल मेथड है, जो मेथड में हम लोग बी के वैल्यू निकल रहा हूँ फॉर स्टेट इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी एक अनदर केस की बात करें, मान लीजिए एक जो व्हेन द कंडक्टर एक्स वाई इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ बट द पॉइंट पी लाइज नियर द एंड एक्स और वाई, तो मान लीजिए यहाँ पर एक साइड तो इन्फिनिटी चला गया, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होकर सब सी पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर एक्स पॉइंट आ गया है और इधर से चल गया आपको इन्फिनिटी, और पॉइंट पी दैट इज डिस्टेंस ए फ्रॉम दिस, यहाँ से ये डिस्टेंस के बाद एक पॉइंट पी है, तो ये जो डिस्टेंस ए हो गया है, तो इसमें जो फाई वन के वैल्यू देखो धीरे धीरे एक जब यही पॉइंट में आ गया तो फाई वन का वैल्यू जीरो हो गया, लोअर लिमिट जीरो हो गया, अपर लिमिट 90 डिग्री। तो इसमें हम लोग जो वैल्यू पुट करेंगे कितना होगा ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइड बाई ए साइन ऑफ फाई टू माइनस ऑफ फाई वन, दैट मीन्स अल्टीमेटली इसमें तो जीरो होना ही है, तो प्लस माइनस में मिस्टेक भी होगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन मिस्टेक नहीं करोगे। इसमें माइनस प्लस हो गया तो साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो अल्टीमेटली बी कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइड बाई ए। देखिए फैक्ट क्या है ना, इसमें बीचों बीच कोई पॉइंट था जिसमें जितना मैग्नेटिक हुआ है, और वहाँ एक वन एंड की बात कर रहा हूँ, दूसरा एंड एट इन्फिनिटी में है, तो मैग्नेटिक उसका आधा हो जाएगा। इसमें था
2i डिवाइड ये था म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू इसमें हो जाएगा ओनली म्यू नॉट बाई 4 पाई ए 4 पाई होल इंटू आई डिवाइड बाई इट इज द फैक्ट। अभी मान लीजिए लेंथ इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट लेंथ है, तो फाइनाइट लेंथ मान लीजिए दैट इज एल लेंथ एक्स वाई के जो कंडक्टर है एल लेंथ, और पी एक स्पेशल केस हम लोग लिए हैं जो दैट इज प्लेस्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर पी पॉइंट है, ये डिस्टेंस है, मतलब सी इज द मिड पॉइंट नाउ, एक्स वाई के मिड पॉइंट सी हो गया, सी से ये डिस्टेंस के बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी पॉइंट एक है, यहाँ पर मेडिकल कितना होगा। देखिए यहाँ पर आपका जो लोअर लिमिट फाइव वन है अपर लिमिट फाइव टू दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, क्योंकि बाई सिमेट्री दिस इक्वल टू दिस हो गया, ये दोनों सिमेट्रिकली हम बोल सकता हूँ जो दिस एंगल इज द दिस एंगल, ये दोनों एंगल का फाइव वैल्यू होगा। इसका वैल्यू कितना होगा ना, इसका वैल्यू होगा ये एल बाई टू, यहाँ से यहाँ तक सी वाई हो गया एल बाई टू और सी एक्स इज ऑल्सो एल बाई टू। ये इधर इट इज ए, तो फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल तो हम लोग वाई पी के वैल्यू चाहे एक्स पी के वैल्यू दोनों का वैल्यू कितना लिखेंगे, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर, इसमें भी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर, ये दोनों। अभी साइन ऑफ फाई के दोनों का ही वैल्यू फाई हम लोग ले लेंगे, तो साइन फाई का वैल्यू कितना होगा ना, साइन फाई वैल्यू होगा, साइन को हम बात करेंगे तो एल बाई टू डिवाइड बाई दिस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एल बाई टू होल स्क्वायर। साइन ऑफ फाई का फिर हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले, इसमें स्क्वायर कर ले, इसमें 4 स्क्वायर, इसमें नीचे 2 निकल जाएगा, स्क्वायर है इसलिए यहाँ 2 काट जाएगा, तो अल्टीमेटली ये साइन ऑफ फाई का वैल्यू होगा इन दिस एग्जांपल जहाँ पर हम इसी मिड पॉइंट लिए हैं, तो साइन ऑफ फाई द एल डिवाइडेड बाई रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ सब लोग निकाल दिए। अभी हम लोग को जो लिमिट लेंगे मान लीजिए दोनों में ही तो सेम एंगल आ गया, माइनस माइनस इसमें प्लस आ गया, ऐड तो होगा ही, बार बार बताते जा रहा हूँ, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए साइन ऑफ फाई प्लस साइन ऑफ फाई दैट इज 2 साइन ऑफ फाई, तो 2 साइन ऑफ फाई फिर साइन ऑफ फाई के वैल्यू कर दिए, देन इट इज द आंसर। तो ये हो गया आंसर एट दिस पॉइंट, कितना मेडिकल होगा। इसमें भी डायरेक्शन अगर अपवर्ड जाए तो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इनवर्ड्स होगा डायरेक्शन, क्योंकि क्रॉस इसमें भी कहीं भी क्रॉस कीजिएगा तो इनवर्ड्स होगा डायरेक्शन। इसके बाद एक पॉइंट होता है जो सर कोई जो पी पॉइंट जो है ना, लंबा तार है चाहे छोटा तार, कोई भी पी पॉइंट इसके ऊपर कोई पॉइंट में आ जाए, इन दिस यहाँ पर कोई पॉइंट में आ जाए ऑन द लाइज ऑन द वायर कंडक्टर, तो क्या होगा उस टाइम ना डी एल एंड आर फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द स्ट्रेट वायर कंडक्टर आर पैरेलल होगा। आप उसी पॉइंट के ऊपर हो गया, डीएल भी जितना है आर भी वही है, सेम डायरेक्शन होगा, तो दोनों का सेम डायरेक्शन वेक्टर जो है ना, दोनों का अगर क्रॉस किया जाए तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर का ऊपर कोई भी पॉइंट में मेडिकल 0 होता है, बी केयरफुल, जितना दूर जाएगा घटते जाएगा, लेकिन ऑन द कंडक्टर वो 0 होगा, जस्ट बगल में बहुत ज्यादा होगा लेकिन एट द कंडक्टर 0 होगा, और जितना दूर जाएगा वो घटते जाएगा, क्योंकि हम लोग तो देख ही रहा हूँ जो बी के वैल्यू देखो यहाँ पर है, डिवाइड बाई ए है, ये डिस्टेंस है, चाहे यहाँ पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो एक ही बात है। तो ये हो गया है आपका कुछ केसेस है रिलेटेड टू द स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर। और इसके बाद एक बात आ जाता है सर, अभी तो हम लोग जो निकल रहे थे वो तो मैग्नीट्यूड था, तो डायरेक्शन पर क्या कैसे निकालेंगे। For a long state current carrying current, the magnetic field lines of force are concentric circles with conductor at the center and lying in a plane perpendicular to the straight conductor. The direction of magnetic field lines can be found by one of the following two rules. हम लोग यहाँ बात कर रहे थे जो कोई पॉइंट में बी के डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो बी का डायरेक्शन निकालने के लिए एट एनी पॉइंट सबसे आसान एक तरीका होता है जो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन वो पता लगाओ। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता लग जाए तो एट एनी पॉइंट टेंजेंट ऑफ दैट फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो उसमें क्या होता है ना, इसमें जो करंट करिंग कंडक्टर जो होता है उसके साथ एक परपेंडिकुलर कोई प्लेन हम कंसीडर करें, एक परपेंडिकुलर प्लेन, तो उसमें जो फील्ड लाइंस होता है उसके लिए जो मैग्नेटिक बॉडीज हो रहा है टू दिस करंट करिंग कंडक्टर, तो फील्ड लाइंस होता है सब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सेंटर में एक्सिस एज ए एक्सिस करंट करिंग कंडक्टर को रख करके ये लोग सर्कुलर ऐसे 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 हम लोग फील्ड लाइंस मिलता है।
अभी जब सर्कुलर फील्ड लेंस है तो उसका जो सेंस दो टाइप हो सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है और अंदर क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो इसमें डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग फील्ड लाइंस का पहले हम लोग डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो फिर एट एनी पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर जो एरो दिया हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इन दिस डायरेक्शन होगा। कहीं भी टेंजेंट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इन दिस डायरेक्शन। तो ये पता लगाने के लिए हम लोग दो रूल यूज करते हैं, बहुत पॉपुलर रूल्स है। एक रूल हो गया आपका राइट हैंड ग्रिप रूल बोलते हैं इसको, राइट हैंड ग्रिप रूल। ये राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if we imagine the linear wire conductor to be held in the grip of the right hand, जो grip of the right hand में इसको पकड़ लिया गया है, तो उसके बाद देखिए इधर थंब है और ये हो गया कार्ल ऑफ द फिंगर। तो राइट हैंड so that the thumb points the direction of current in the curvature of the fingers around the conductor will represent the direction of magnetic field lines। ये जो कार्वेचर ऑफ द फिंगर्स है, चाहे कार्ल ऑफ द जो फिंगर्स हम लोग बोलते हैं, इसको ग्रिप में रखें मतलब पकड़ लिया जाए राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से नहीं है। तो जो थंब इधर रखा जाए उस टाइम दैट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, एंड ये जो कार्ल और कार्वेचर ऑफ द फिंगर्स दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। मतलब यहाँ पर है तो इन दिस वे आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर करंट अपवर्ड जा रहा है, थंब को हम लोग राइट हैंड पर अपवर्ड रखें, तो इसमें जो फिंगर का जो कर्ल है, जो कर्वेचर है, जो एक पॉइंट में है दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हम लोग इसी हिसाब से ड्रॉ करते हैं जो फील्ड लाइंस और एंटी क्लॉकवाइज। पर फील्ड लाइन मिल गया कोई पॉइंट में तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा ना, उसका टेंजेंट होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या ना आउटवर्ड्स होगा, इस पॉइंट में इनवर्ड्स होगा, इस पॉइंट में इधर होगा, इस पॉइंट में इधर होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट में उसका डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। हाँ, अगर डिस्टेंस सेम है, जैसे एक हम फील्ड लाइंस ड्रॉ की यहाँ पर एक, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट में न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा बट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट, क्योंकि डायरेक्शन होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन, एट ईच एंड एवरी पॉइंट बी का डायरेक्शन चेंज होते जाएगा। लेकिन इस जो लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट में बी का वैल्यू सेम होता है, इसके ऊपर भी कोई भी पॉइंट में बी का वैल्यू सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट डिफरेंट होगा। इसमें जो बी का वैल्यू होगा, इसमें इससे कम यहाँ पर होगा, इससे ज्यादा यहाँ पर होगा। तो ये राइट हैंड ग्रिप रूल बोलते हैं। और इसमें थंब, फिर हम बता रहा हूँ, जो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, देन कर्वेचर और कर्ल ऑफ द फिंगर दैट गिव्स द ऑर्डर ऑफ द फील्ड लाइंस। सिमिलरली इसमें नेक्स्ट फिगर अगर हम यहाँ पर देख लीजिए, अगर करंट डाउनवर्ड जा रहा है तो राइट हैंड का जो थंब हम लोग डाउनवर्ड्स प्लेस करेंगे, इसमें फिंगर का कार्ल देख लीजिए, उसी हिसाब से हम लोग फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। एक बहुत इफेक्टिव मेथड है यहाँ पर, जहाँ जहाँ मैग्नेटिज्म की बात आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात आएगा, डायरेक्शन की बात आएगा, खास करके ऐसे स्टेट कार्टिकल कॉन्ट्रैक्टर्स की बात आएगा, तो उसमें हम लोग ये रूल बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं, बहुत आसान भी है। आप लोग अपना राइट हैंड से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका समझ में आ जाएगा। और ये जो देख रहे हैं ना, ये इट इज ए प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू द करंट कैरिंग कंडक्टर की बात की जा रहा है, उसी प्लेन में जितना फील्ड लाइंस है दीज आर परपेंडिकुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल लाइंस। ये चीज को मैक्सवेल दूसरे ढंग से बोले थे, इसका नाम है मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if we imagine a right-handed screw placed along the current-carrying linear wire conductor, rotated such that the screw moves in the direction of flow of current, then the direction of thumb gives the direction of the magnetic field lines और lines of force। जनरली फील्ड लाइंस हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, लाइन्स ऑफ फोर्स थोड़ा सा कम यूज करते हैं। फील्ड लाइंस ज़्यादा बोलना चाहिए, अच्छा बात है लाइन्स ऑफ फोर्स से। तो इसमें देखिए एक कॉर्क स्क्रू, ये बहुत पहले यूज होता था, क्योंकि पहले जो बोतल, जो ग्लास बोतल का स्टॉपर कॉर्क आता था, एक्सप्रेजन मेटल स्टॉपर यूज किया जा रहा है, प्लास्टिक का स्टॉपर यूज किया जा रहा है, लेकिन बहुत पहले वो एक रबर कॉर्क आता था, तो कॉर्क को वहाँ इतना टाइट रहता था, खोलने के लिए इसे स्क्रू मिलता था, तो स्क्रू को इसे घुमा घुमा करके थोड़ा सा इंसर्ट करके फिर खींच के निकाला जाता था कॉर्क। तो इसीलिए कॉर्क स्क्रू नाम ही है। ये अभी आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, देखने में भी नहीं मिलेगा। ऐसा मैक्सवेल कॉर्क को स्क्रू लिए हैं, बोलते हैं हम इसका, देखो ये राइट हैंडेड स्क्रू होता है। स्क्रू दो टाइप का होता है, राइट हैंडेड स्क्रू, लेफ्ट हैंडेड। जब क्लॉकवाइज घुमाने से सामने आगे बढ़ता है तो राइट हैंडेड स्क्रू बोलते हैं, जितना स्क्रू है ऑलमोस्ट वही है। अब देखो क्लॉकवाइज घुमाओगे तो टाइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज में खुलते हैं। तो इसमें according to this rule, if we imagine a right-handed screw placed along the current carrying linear wire conductor rotated in such
द स्क्रू मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो करंट। देखिए हम अगर ऐसा घुमाएंगे स्क्रू को तो स्क्रू का जो टिप अपवर्ड जाएगा। ये टिप की बात करें, टिप की बात करें, जो वाइट पॉइंट की बात करें वो अपवर्ड जाएगा, मतलब इन द सेम डायरेक्शन जाएगा। तो हम लोग जो इसे घुमाने के टाइम जो थाम से पकड़ते हैं, थाम और फिंगर से पकड़ते हैं, थाम किधर घूम रहा है, तो थाम देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये अपवर्ड जब करंट है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा। एग्जैक्टली सेम चीज, सेम थिंग इज ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ दिस राइट हैंड ग्रिप रूल से भी वही मिलता है। जब अपवर्ड करने जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसमें जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अपवर्ड जाएगा, तो उस टाइम जो आपका थाम का जो मूवमेंट होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो स्क्रू का जो टिप होता है देन इट मूव्स अलोंग द करंट, तो ऐसा आप सिचुएशन मिलेगा। और उल्टा घुमाओगे तो टिप नीचे तरफ आएगा, तो करंट हम उस टाइम नीचे तरफ मानेंगे। तो इन दिस वे वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन्स। इसमें हम लोग बात हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन। तो अगर फील्ड लाइन मिल जाए तो आप कोई भी पॉइंट में वहाँ पर फील्ड लाइंस का सब जो टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा दैट गिव्स द डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन वाली यहाँ पर इधर होगा, यहाँ पर टेंजेंट होगा, यहाँ पर टेंजेंट होगा। एक थ्री डायमेंशनल केस थोड़ा सा याद रखोगे। तो ये आज का टॉपिक्स था। एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसका डेरिवेशन कितना होगा, क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अब 8 लॉ से हम लोग किए हैं। तो ये आज यहीं पर इतना तक ही है, आज का टॉपिक्स खत्म हो रहा है।